नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। कल और परसों मैं फिर अचानक अनुपस्थित हुआ, लेकिन मैंने आपको उसकी सूचना दे दी थी। परसों तो मैं अपने व्यक्तिगत कार्य से आउट ऑफ स्टेशन था। कल मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे था, लौट के आया। थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन कल दूसरा कारण भी था। कल मेरे गुरुजी, जिनको आप जानते होंगे, करौली महाराज, गुरुजी करौली महाराज, जो कानपुर में जिनका आश्रम है, कल उनका जन्मदिन था। और कल वो जन्मदिन के लिए अचानक मेरे आवास पर आ गए। मैं आया, उसके बाद ही वो आवास पर आ गए। अचानक क्या, उन्होंने बताया था कि वो शाम को लखनऊ आएंगे और कल ही जन्मदिन था। तो मैं सपरिवार उनके साथ, उनको वो भी परिवार के साथ थे, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हीं के साथ बहुत देर तक बैठा रहा, जिसके कारण आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। मैंने ये भी कहा कि मैं इसको कंपनसेट करूँगा। कंपनसेट का आशय ये था कि कल और परसों संभवतः मैं खाली रहूँगा, और जैसा कि बार बार हमारे किस्सा गोई परिवार के लोगों ने सुझाया है कि आप कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड करके रखें, और जब आपको ज़रूरी काम से जाना हो तो आप उनको अपलोड करा दिया करें। तो कल और परसों में मैं कोशिश करूँगा कि एक एक एक्स्ट्रा एपिसोड रिकॉर्ड करके आपके लिए रख लूँ। आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताऊंगा, वो घटना बिल्कुल हालिया है और अभी हाल की है। 13 मई 1922 को मेरठ जिले में राजधानी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर एक थाना है परीक्षितगढ़। परीक्षितगढ़ बहुत ऐतिहासिक रूप से बहुत पुरानी जगह है। ऐतिहासिक महत्व, परीक्षित आप समझ रहे हैं, उसी से है। और थाना भी है, और परीक्षितगढ़ में तमाम जंगल और पुरातन महत्व के कुछ धार्मिक स्थान भी हैं। वहीं एक बाग में, आम के बाग में, एक लाश पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और ये देखा कि उस व्यक्ति को नज़दीक से सिर पर गोली मारी गई है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। पहले पहचान का संकट आया कि ये कौन व्यक्ति है और इसकी क्या पहचान है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये पता लग गया कि ये पास के ही एक गांव कस्बे का रहने वाला 51 साल का इकलास सैफी है। सैफी एक मुस्लिम्स में क्लैन है, बहुत ढेर सारे सैफी समुदाय के लोग मेरठ में रहते हैं। बहुत से लोग मीडिया में भी हैं, बहुत से लोग अच्छे कलाकार और साहित्यकार भी हैं। ये उसी समुदाय से इकलास सैफी नाम का व्यक्ति था। परिवार वालों को बुलाया गया। इकलास के बेटे फतेह खान भी मौके पर पहुंचे, लाश को आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने अपना काम शुरू किया। लाश का पंचायतनामा कराया, शव का पंचायतनामा कराया, सील कराया और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया मेरठ जिला मुख्यालय हॉस्पिटल या मॉर्चरी में। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि क्या कारण हो सकते हैं। घर वालों ने, इकलास के बेटे ने बताया कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारा जमीन का, जायदाद का, रुपए का, पैसे का, लोन का, तमाम तरह की रिश्तेदारियों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना बताया इकलास के बेटे फतेह खान ने। और लोगों से पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि ये घटना 13 मई की है और 10 मई को इकलास अपने लिए एक मोटरसाइकिल लाया था, जो हाई स्पीड मोटरसाइकिल थी और जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए थी।
और इखलास के ही दोस्त सादिक उसकी इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करने के लिए दोस्ती का वास्ता देकर ले गए थे। सादिक घर पे मिल गए, सादिक को लाया गया, सादिक से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोगों में बातचीत हुई थी, मोटरसाइकिल हाई स्पीड की थी, मुझे मोटरसाइकिलों का शौक़ है, मैंने इखलास भाई से कहा कि हमें एक दिन चलाने के लिए मोटरसाइकिल दे दीजिए। उन्होंने सहर्ष अपनी खुशी से मुझे चलाने के लिए ये मोटरसाइकिल दे दी थी। मोटरसाइकिल मैंने एक के बजाय 2 दिन रखी और तब तक मेरे पास इखलास भाई के हत्या की सूचना आ गई। मैं वो मोटरसाइकिल ले जाकर उनके घर पर मैंने उसे खड़ा कर दिया, लेकिन पुलिस को इसके सिवा दूसरा कारण समझ में नहीं आ रहा था। परिवार भी इसी पर बार बार दबाव दे रहा था कि हो सकता है इसी मोटरसाइकिल की लालच में सादिक ने ही इनकी हत्या की हो। सादिक के घर की तलाशी हुई, सादिक के पुराने रिकॉर्ड्स की तलाशी हुई, लेकिन कोई बात कहीं पता नहीं लगी। सादिक ने बताया कि मोटरसाइकिल टेस्ट करने के लिए उस दिन वो देहरादून दिल्ली रोड पर गाज़ियाबाद तक गया था। पुलिस ने उसकी CDR निकाली और उसकी बात सही पाई गई कि घटना के समय वो गाज़ियाबाद में था और गाज़ियाबाद से देर रात लौटा था। हालांकि पुलिस ने फिर ये कहना शुरू किया कि साहब बहुत चालू आदमी है, अपने मोबाइल को ये गाज़ियाबाद में किसी दोस्त के यहाँ रखाया था, आकर उसने हत्या की, हत्या करने के बाद फिर वो वापस गया जब वो मोटरसाइकिल अपनी मोबाइल फ़ोन वहाँ से लेकर आया ताकि उसकी लोकेशन गाज़ियाबाद की मिले। पुलिस तो पुलिस चारों तरफ से जो जोड़ गांठ कर, कड़ी से कड़ी मिलाकर पुलिस ने यह लगभग साबित कर दिया कि सादिक ही इस मामले में हत्या का मुलजिम है। और आप जानते हैं, कट्टा उसके घर से बरामद नहीं हुआ या कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ और पुलिस अल्टीमेटली बरामद ही कर लेती। आप समझ गए होंगे कैसे बरामद करती। लेकिन इसी बीच में SP सिटी को जब पूरी ब्रीफिंग की गई, SP सिटी ने कहा मैं स्वयं बात करूंगा सादिक से। सादिक से उन्होंने बहुत देर तक क्राइम ब्रांच में आकर बात की। उसकी जो CDR थी वो निकाल कर देखी गई, दोस्तों के बयान देखे गए और जिन जिन लोगों के साथ होना उसका बताया गया था उनके फ़ोन नंबर उस बयान में अंकित थे। SP सिटी ने कुछ लोगों से, जिन जिन लोगों ने ये बताया था कि नहीं साहब ये गाज़ियाबाद में था, उनसे फ़ोन से भी बात की और उन सभी लोगों की CDR भी निकलवाई। उससे भी ये तय पाया गया कि वो उस मौके पर नहीं था जिस दिन की ये घटना है, वो अपने दोस्तों के साथ गाज़ियाबाद में कहीं पर था। SP सिटी ने कहा कि आप फौरन इसको छोड़ दीजिए और एविडेंस की तलाश करिए। इसके खिलाफ अगर कोई बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस मिलता है तभी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हत्या के मामले में बिना इस तरह के बहुत ही सटीक एविडेंस के इस तरह से भेजना ठीक नहीं होगा। और अल्टीमेटली सादिक को कई दिनों तक पूछताछ के बाद, आप समझ सकते हैं कि पूछताछ जब पुलिस ने की होगी, कुछ मिला नहीं होगा, पुलिस झुंझलाई होगी, तो कितनी श्रेणियों की पूछताछ उससे की गई होगी, लेकिन फिर भी कहीं तक रास्ता नहीं गया। वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश, थाने की पुलिस ने उसे घर तक पहुंचा दिया, लेकिन अपनी पेशबंदी में पहले मेडिकल करा लेते हैं ताकि कल को उनके ऊपर कोई आरोप न लगे कि उन्होंने मारपीट की थी। मेडिकल साफ सुथरा बनवा के थाने के रिकॉर्ड में रख के उसको उसके घर वालों को सौंप दिया गया। इधर इखलास के बेटे और उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि साहब पुलिस ने पैसे लेकर असली मुलजिम को छोड़ दिया। पुलिस पर यह आरोप बहुत ही सस्ता, बहुत ही साधारण और बहुत आराम से लगाया जाने वाला है, जिसकी मदद पुलिस न कर सके, गैर वाजिब मदद, वो उस पर
फौरन यही इल्ज़ाम लगा देगा। मैं व्यक्तिगत बातचीत में भी अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से, परिवार के लोगों से जब कोई इस तरह की छोटी मोटी मारपीट की घटना हुई या छोटी मोटी चोरी की घटना हुई तो छूटते ही वो कहते हैं कि साहब वो वाला पक्ष लगता है थाने को पैसा दे आया, वो वाला पक्ष दरोगा जी से कल मिलने गया था, थाने पर कोई उसने कथा नहीं की होगी, आप समझ सकते हैं कि उस थाने पर मिला होगा, इसीलिए पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। तो इस तरह के आरोप पुलिस पर लगते हैं और यही इखलास के परिवार वालों ने किया। बहरहाल नए सिरे से उसकी फिर से कोशिश, पूछताछ और जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। वो जो टीम मौके पर गई थी उससे फिर से कहा गया कि नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करें, जो फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञ वहां चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हैं उनसे बात करें, कितनी दूर से गोली मारी गई, किस बोर की गोली मारी गई, कितने बजे की बात होगी। बहरहाल नए सिरे से शुरू की गई पूछताछ। फिर थाने पर वहां आसपास से मौके से जो सामान लाए गए, जैसे खून आलूदा मिट्टी लाई गई, जैसे जहां पर वो पड़े हुए थे उसकी फोटोग्राफ, उसकी वीडियोग्राफ, ये सब चीजें एक बार फिर से क्राइम ब्रांच के लोगों ने देखनी शुरू की। मौके की वीडियो देखते देखते एक जगह एसपी क्राइम को घटनास्थल से थोड़ी दूर पर एक बियर की कैन दिखाई पड़ी। उन्होंने पूछा ये कैन कहां पर है। फौरन सिपाही ने कहा कि साहब तमाम चीजें वहां से हम इकट्ठा करके लाए हैं, कुछ सिगरेट के पैकेट हैं, एक ये कैन है, कुछ नमकीन के जो चिप्स और नमकीन के पैकेट्स हैं, ये सब चीज़ें हम एक पॉलीथीन में भर लाए थे। उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। चिप्स और नमकीन के कॉमन ब्रांड थे, बाजार में सब दुकानों पर मिलते थे, सब में बार कोड लगे हुए थे। बार कोड से रीड करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि इस लॉट का ये नमकीन, ये चिप्स और बियर के कैन पे लगे बारकोड से ये किस दुकान, ये लॉट कहाँ, किस इलाके में आई थी, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि हत्यारा आसपास का है या बाहर से है। चिप्स और नमकीन के पैकेट के जो बारकोड थे उनसे तो ये पता लगा कि मेरठ में तीन या चार डीलर्स हैं, उनमें से किसी एक डीलर के यहाँ ये दोनों चीज़ें दी गई थी और उसका बड़ा वाइड क्षेत्र है जहाँ वो दुकानों पर गाड़ी में भर के सप्लाई करता है, जिनमें छोटी दुकानें हैं, खासकर सड़क के किनारे जो छोटे छोटे जो खोमचे लगे होते हैं, जो छोटी छोटी गुमटियाँ लगी होती हैं, उनमें भी लोग इस तरह की नमकीन और चिप्स बेचते हैं। बहुत कोशिश के बाद ये नहीं पता लग सका कि किस दुकान से कौन आदमी ये इसको ले गया था। बियर कैन की बारकोड से ये जरूर पता लगा कि इस लॉट की बियर सिर्फ एक दुकान पर सप्लाई की गई थी। उस दुकान पर जाकर पूछा गया कि आखिरकार ये बियर आपके यहाँ से कब आई थी, ये पूरा लॉट कब आया था और कब तक ये वहाँ पर बेचा गया। पता लग गया कि जिस दुकान का था वो पता लग गया और ये भी पता लग गया कि 13 मई को ही इस बारकोड वाले लॉट की बियर कैंस बेची गई हैं, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बड़ी लीड थी। उस बियर शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा था। अपनी सुरक्षा के लिए सभी शराब की दुकानों के बाहर लोग लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अपराधी
या खराब प्रवृत्ति के लोग ज़बरदस्ती करके शराब की बोतलें और बियर कैन इस तरह ले लेते हैं, बिना पैसा दिए जाने लगते हैं। अगर सेल्समैन रोकने की कोशिश करता है, उनके साथ हाथापाई करते हैं या उनको पिस्टल, कट्टा, तमंचा या चाकू दिखा देते हैं। तो ताकि बाद में पहचान हो सके, लगभग सभी शराब की दुकानों के बाहर सीसी कैमरे अब लग गए हैं। ये पिछले 5-7 सालों का डेवलपमेंट है। बहरहाल उसमें फोटो दिखाई गई, उसमें जो फोटो निकली उसको देखा गया। उसमें 2 लोग संदिग्ध दिखाई दिए। इखलास भी उस दुकान पर खड़ा हुआ दिखाई दिया, उसके साथ एक छोटे कद का कम उम्र का लड़का, वो भी उसी के साथ उस बियर की दुकान पर दिखाई पड़ा। अभी लड़का कौन था, परिवार वालों ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, बल्कि 2 लोगों को पर पुलिस का शक गया जो नज़दीक खड़े थे और जिन्होंने उस दुकान से बियर खरीदी थी। पुलिस ने इसीलिए उस जगह के डंप डाटा इकट्ठा किए। देखिए, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थी। जहाँ पर इखलास और वो 2 लोग दिखाई दिए थे, वहाँ के डंप डाटा, यानी वहाँ पे जो कॉल्स रिसीव हुई या उस टावर से की गई, उनका डाटा संबंधित जो सर्विस प्रोवाइडर है, संबंधित मोबाइल फ़ोन है, उसने उपलब्ध करा दिए। उसमें इखलास का नंबर भी आया और तमाम दूसरे नंबर भी आए। जब उसको एनालाइज किया गया तो एक नंबर उनमें से ऐसा था जिससे इखलास से बराबर बातचीत हुई है। इखलास का मोबाइल जो मोबाइल की जो CDR थी, उससे स्पष्ट हो गया कि जो 2 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, सिर्फ 2 ही लोग, तीसरे का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, उनकी आपस में बातचीत हुई है। फ़ौरन उसके कैफ की डिटेल और उसकी तमाम और डिटेल्स उनसे मांगी गई सर्विस प्रोवाइडर से। तो पता ये लगा कि वो बहलोलपुर निवासी लड़का था, जिसका नाम प्रियांशु उर्फ प्रयाग था। कैफ में दी हुई उसके अल्टरनेट नंबर, उसकी फ़ोटो और उसके एड्रेस पर जब पुलिस पहुंची तो ये प्रियांशु नाम का लड़का वहाँ मिल गया और उसकी उम्र कम लग रही थी, लेकिन CCTV फुटेज में जो व्यक्ति दिखा था वही प्रयाग उर्फ प्रियांशु था। कॉल डिटेल से पता लगा कि उन दोनों से बातचीत होती रही है। फिर उसके बाद उसके फ़ोन को पुलिस ने कब्जे में लिया तो देखा कि व्हाट्सएप पर उन लोगों की बहुत लंबी चैट भी है, व्हाट्सएप कॉल पर उनकी बहुत लंबी बात भी है। प्रियांशु उर्फ प्रयाग को थाने पर लाया गया। उससे पूछताछ शुरू हुई। जैसे हर अपराधी करता है, पहले वो अपनी दाएं बाएं की कहानी सुनाने लगा। पुलिस ने उसकी इस दाएं बाएं वाली कहानी को भी सुना और उसने जिन का नाम और जिस जगहों का नाम लिया, उसको वेरीफाई करना शुरू किया। थोड़ी देर में ही उसकी दाएं बाएं वाली कहानी सब गलत साबित हो गई। फिर पुलिस ने वही किया होगा जो आप समझ रहे हैं, और फौरन वो भी औकात पर आ गया। उसने कहा कि गोली मैंने मारी है, जिस हथियार से गोली मारी है वो मेरे घर पर है। पुलिस ने वो हथियार बरामद कर लिया। 315 बोर का एक कट्टा था जो उसने बरामद कर लिया। फिर पूछताछ इस बात पे शुरू हुई कि कोई तो कारण होगा। फिर वही इधर उधर की बातें, दाएं बाएं चलने लगा, वो सीधे रास्ते पर चल नहीं रहा था। फिर पुलिस ने वही सब किया और फिर वो अचानक अपने आप सीधे रास्ते पर आ गया। उसने बताया कि दरअसल साल भर पहले मेरी इखलास से फेसबुक पर दोस्ती हुई। कैसे दोस्ती हुई?
उसने कहा कि इखलास भी समलैंगिक था, मैं भी समलैंगिक हूँ। वो भी अपने पुराने पार्टनर से छुटकारा पाना चाहता था और मैं भी अपने पुराने पार्टनर से छुटकारा चाहता था। बातचीत में जब बात हो गई और हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने लायक हो गए तो हम लोग मिलने लगे। शुरू में उसने मेरी सारी डिमांड्स पूरी की इखलास ने। जो रुपए पैसे की हमें ज़रूरत होती थी या अच्छा हम लोग जाके कहीं रेस्टोरेंट में खाते थे, खूब शराब पीते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि इसने फिर कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया। और फिर ये मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करने लगा। मैं कुछ चीज़ें जो इससे डिमांड करता था वो देने से मना करने लगा। बुलाता था और फिर संबंध स्थापित करता था, वो भी ज़बरदस्ती। मेरे मना करने के बाद भी वो ऐसा करने लगा। मैं भी आजिज़ आ गया। मुझे भी इससे छुटकारा पाना था। मैंने फेसबुक पर फिर से नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दी थी। घटना वाले दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आओ हम लोग कुछ खाते पीते हैं और फिर बैठकर बात करेंगे। और फिर कोड में उन्होंने बात की जो उन्हें करना होता है। इसने अपनी 315 बोर का कट्टा अपने पैंट की अंटी में लगाया और तय करके चला कि आज उसने अगर ज़बरदस्ती की तो मैं उसे मार दूंगा। प्रियांशु वैसे तो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में था, पढ़ा लिखा था, लेकिन बस आप समझ सकते हैं किसी को कोई लत लग जाए तो लग जाए। प्रियांशु को लेकर उस दिन वो शराब, उसकी बियर की कैन उसने उस दुकान से ली अपने पैसे से। 2 कैन बियर ली और कुछ छुट्टा मुट्टा अगल बगल से वो जो रैपर मिले थे वो सामान भी लिया, लेके वहाँ पहुँच गया। पहले इन लोगों ने खाया, फिर उसके बाद बियर पी। बियर पीने के बाद इखलास ने अपने पुराने हिसाब किताब की बात करनी शुरू की कि मैं कितना दे चुका हूँ और क्या है, इस तरह की बातें शिकवा शिकायत वाली उसने शुरू की। इसको लगने लगा कि अब ये फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाएगा और उसने किया भी वही। इखलास ने जैसे ही ये संबंध बनाने शुरू किए, कपड़े उतारने के बहाने उसने अपनी 315 बोर का वो कट्टा अपनी अंटी से निकाला और सीधे सिर पर गोली मार दी और फौरन वहां से चला आया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से उसके इस कथन का सत्यापन किया। कितने बजे घर से निकले, कितने बजे कॉल आई, कब ये लोग मिले, कहाँ से शराब खरीदी गई, कितनी देर में बाग तक पहुँचे, किस साधन से बाग तक पहुँचे, बाग में कितनी देर रहे, इस बीच में किसके किसके कॉल आए, दोनों की मोबाइल पर सब चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सटीक बैठ गई। प्रियांशु उर्फ प्रयाग को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, आज की घटना में 2 लेसन्स लर्न्ड हैं, जो आप 2 सबक हैं, 2 सीखें हैं और 2 सावधानियां हैं। पहली कि समलैंगिक संबंध, अब तो ये सब लीगल हो गया है, अब ये इल्लीगल नहीं रहा। LGBT कम्युनिटी ने इसको 15 साल तक कोर्ट में ये लड़ते रहे। पहला मुकदमा इसका मैंने आपको पुराने तमाम केसेस में बताया है। नास फाउंडेशन पर रेड करके, वहाँ के लोगों की गिरफ्तारी करके पहला मुकदमा मैंने लखनऊ में हजरतगंज थाने पर कायम किया था। और फिर ये धीरे धीरे उसमें हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं हुई थी 377 में।
उस समय इलीगल था। धीरे धीरे सारे मुकदमे क्लब हुए और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक पहुंचा। फिर आप जानते हैं कि 377 यानी 377 आईपीसी को अपराध नहीं माना गया, रिपील कर दिया गया। लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता आज भी इस अपराध की नहीं है। इसे आज भी समाज में अपराध बोध से ग्रसित कार्य माना जाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं, पता लगता है, पहचान में आ जाते हैं या किसी को इसकी जानकारी हो जाती है, तो उसे पूरा का पूरा समाज बहुत खराब दृष्टि से देखता है। हालांकि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां निकालती है, भांति भांति के पोशाक में लोग उन रैलियों में शामिल होते हैं। मैं किसी के अधिकार को कतई गलत नहीं कहता, वो उनका अधिकार है, अब तो कानूनन अधिकार है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं समाज की उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने सेवा काल में तमाम इस तरह के अपराध से रूबरू होते समय सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में पता किया था। समलैंगिक लड़के से संबंध रखने वाले ने या संबंधित समलैंगिक आदतों वाले लड़के ने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ढूंढा और अपनी तरह का समलैंगिक व्यक्ति ढूंढ लिया। मैं एक बात और बता दूं आपको कि ठीक है ये अपराध नहीं है, लेकिन आज की तारीख में फेसबुक पर सबसे ज़्यादा और बाकी सारे सोशल मीडिया पर इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत आती हैं। लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आदमी अब थोड़ा सजग होने लगा है। तमाम पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, तमाम सोशल मीडिया में बताया गया है कि आप इनकी वीडियो कॉल एक्सेप्ट ना करें, ब्लैकमेल हो जाएंगे। इसलिए मेल फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट आदमी सोचता है जेन्युइन है, कुछ जानना चाहता है, साथ का होगा, जानने वाला होगा, रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद 2-4 दिन चैट होती है, बातचीत शुरू होती है और फिर इस तरह की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला हफ्ते भर में अपनी औकात पर आ जाता है, अपनी न्यूड तस्वीरें भेजने लगता है और तमाम फेवर्स के लिए जिसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है उससे बातें करने लगता है। अगर वो भी इसी टेस्ट का है या वो भी इसी शौक का है या वो भी इसी आदत का गुलाम है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला उसको कोई परहेज नहीं है आपके जिले तक आने में। देश के किसी भी कोने का कोई जिला हो, वो फौरन आ आएंगे। लेकिन आपको ये भ्रम होगा कि वो अकेले आएगा, वो कभी अकेले नहीं आते। कम से कम 2 लोग होंगे। आते ही किसी होटल रूम में चेक इन कर लेंगे, आपको सूचना दे देंगे कि मैं फलां होटल में हूँ। अगर सिक्योरिटी रीजन से आपने कहा नहीं वहाँ तो नहीं जाऊँगा मैं, आप फलां जगह आइए, मैं होटल का कमरा करता हूँ, वो बिना कुछ आपसे बहस किए वहाँ भी आ जाएंगे। और एक बार जब दोनों लोग कमरे के भीतर हुए, आप उसी दिन फंस गए। फंसे नहीं, बहुत ज़्यादा फंस गए। आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, आपकी फोटोग्राफ भी मिल जाएगी। कुछ दिनों तक आपका शोषण होगा, आर्थिक। फिर जब आप ऐसा करने से मना करेंगे तो आपको वो ब्लैकमेलिंग वाले कॉल्स और मैसेज शुरू हो जाएंगे कि मैं ये फ़ोटो आपके फेसबुक पर पोस्ट करूँगा। फिर एक स्क्रीनशॉट आपको भेजा जाएगा कि ये आपके दोस्त लोग हैं, इन सब को मैं ये स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। और फिर पैसे की डिमांड है। आदमी मारे शर्म के कि मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा, दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, घर परिवार के लोगों को क्या जवाब दूंगा, उनके जाल में फंसता जाता है। अभी भोपाल में एक ऐसे पूरे रैकेट का भंडा फोड़ किया भोपाल पुलिस ने, समलैंगिकों के। उन्होंने कुल 12 लोगों को ब्लैकमेल किया था, जिनमें से एक ने आत्महत्या भी कर ली,
शर्म की वजह से, और सभी शोषित हुए, सबसे पैसे वसूले गए। लड़कियों की वीडियो कॉल के बारे में मैं बता चुका हूँ। तमाम एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की, मध्य प्रदेश की पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, तमाम एडवाइजरी आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर कि किसी भी लड़की की डीपी वाले नंबर से कभी वीडियो कॉल एक्सेप्ट न करें। आपने एक्सेप्ट किया नहीं कि सामने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा, आप समझेंगे कि सामने जिसने वीडियो कॉल की है वही लड़की स्वयं है। ये लड़के लोग होते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो चला देंगे, लड़कियां सारे कपड़े उतार देंगे, आप आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होंगे, पूरे सिचुएशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। जैसे ही ये फ़ोन कटेगा 5 मिनट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि इस नंबर पर पैसे जमा कर दो, वरना ये अभी पोस्ट किया जाएगा। तो ये तो पुरानी हो गई, लेकिन ये जो समलैंगिक संबंधों वाले लोग हैं, इन्होंने ये नया काम शुरू किया है, इसलिए सावधान रहें। चाहे किसी लड़के की आईडी की हो, चाहे किसी लड़की की आईडी की हो, चाहे सामने वाला आपने बात करके कंफर्म कर लिया है लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी भी अनआइडेंटिफाइड और अननोन इस तरह के व्यक्तियों के वीडियो कॉल एक्सेप्ट न करें, कतई न करें, चाहे जिस तरह की आईडी से हो। ये तो एक सीख है कि फेसबुक पर समलैंगिक संबंधों के लिए आने वाली रिक्वेस्ट में फंसे एक व्यक्ति की जान चली गई। दूसरी जो सीख है वो ये है आज की घटना में कि सीन ऑफ क्राइम विजिट करने वालों के लिए मैंने बहुत बार कहा है कि चाहे जिस रैंक का अधिकारी सीन ऑफ क्राइम पर विजिट करने जाए, वहां पर्याप्त समय दे, अच्छी तरह से उसके आसपास देख ले, क्योंकि अपराधी कितना भी चालाक, कितना भी शातिर, कितना भी होशियार हो, लेकिन कुछ न कुछ वो छोड़ जाता है। चाहे फुटप्रिंट की तरह, चाहे फिंगरप्रिंट की तरह, चाहे सिगरेट के टुकड़े, चाहे बीड़ी के टुकड़े, चाहे शराब की बोतल, चाहे अपने जेब से गिरा हुआ कोई कागज़, कोई सामान, कोई पेन, कोई पेंसिल। अगर तमाशबीनों की भीड़ में ये सब नष्ट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। मैंने एक घटना बताई थी। पंजाब में आईपीएल उधर चल रहा था, दुबई में, अब देश के बाहर कहीं पर, सुरेश रैना के बुआ फूफा के यहाँ एक डकैती पड़ी, बड़ा हाहाकार हुआ। मैं उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में किस्सा गोई पर तमाम क्राइम पोस्ट कर चुका था। पंजाब पुलिस के किसी व्यक्ति ने संपर्क किया, बाद में उनके एसएसपी ने भी संपर्क किया जिले के, और उन्होंने बताया कि साहब मौके से हम लोगों की बीड़ी के बंडल के ये रैपर मिले हैं, और जिन जिन स्थानों पर जो मेरी जानकारी में जो स्थान थे क्रिमिनल ट्राइब्स के, जिन जिन जिलों में, उन सभी जिलों में टीमें भेजी गई, और फाइनली कन्नौज में इनका क्रिमिनल ट्राइब्स का अपना एक अलग एक बस्ती होती है, एक जगह है, एक ही साथ रहते हैं ये लोग, वहाँ के आसपास की दुकानों में उसी ब्रांड की बीड़ियाँ मिल गई। तलाश हुई इनकी, और पूरा गैंग पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गया। इसमें सुरेश रैना के किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु भी हो गई थी, और बहुत से लोग सीरियसली घायल थे। काफ़ी मारपीट की उनके घर में लूटपाट हुई थी। सिगरेट की बंडल के रैपर जो रास्ते में कहीं पड़े मिले थे, जो पब्लिक के किसी आदमी ने उठा कर दिए थे कि साहब ये बीड़ी यहाँ के लोकल ब्रांड की नहीं है, और उसी रैपर के सहारे सुरेश रैना के परिवार के, उनके रिश्तेदारों के कातिलों तक पुलिस पहुंच गई थी। उस घटना में सुरेश रैना को आईपीएल छोड़ के पंजाब आना पड़ा था। इतनी दुखद घटना थी। इस तरह की और एक घटना का मैंने जिक्र किया था
जहाँ पर टैबलेट के 2 टैबलेट के रैपर मौके से थोड़ा दूर पर मिले थे, विशेष दवा के थे, अलग मर्ज के थे। हालांकि समय लगा था, लेकिन उसी से अपराधी तक पहुंचा गया था। आज की घटना में मैं उस सिपाही, सब इंस्पेक्टर या जिस किसी ने उस बियर कैन को उठाकर थाने पर जब सब चीज़ें ला रहा था तो उसको भी ले आ रहा था, उसको मैं 1000 सैल्यूट करूंगा। अगर वो बियर कैन न होती तो पुलिस ने तो सादिक को जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था, कड़ी से कड़ी मिला ली थी, साक्ष्य जितने झूठे सच्चे इकट्ठा कर लिए थे और सादिक निरपराध आदमी जेल चला जाता। अगर वो कैन मौके से बरामद न हुई होती, उसके बार कोड को पढ़कर संबंधित कंपनी से उस लॉट की सप्लाई का पता न लगा होता और उस दुकान के सामने की सीसीटीवीज में मृतक और अपराधी दोनों एक साथ न देखे गए होते। क्योंकि वो जगह, उसको मैं इसलिए बार बार सैल्यूट करूंगा कि वो जगह जो बाग है वो बेसिकली शराबियों का अड्डा है। गांव से थोड़ा दूर है। शराब के शौकीन चाहे नए उम्र के हों चाहे पुराने हों, शाम को अपना घूमते टहलते वहीं पहुंच गए, छक के पी, सारा सामान फेंक दिया वहीं। वो रैपर, बोतल, फलाना ढिकाना। आप सामान्य समय में भी जाएंगे, वहाँ तमाम शराब की बोतलें, तमाम इस तरह के जो शराब पीने के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ें हैं वो सब आपको पड़ी मिलेंगी। ऐसे में भी जिस किसी ने वो बियर की कैन उठाकर और बाकी सामानों के साथ बियर की कैन, नमकीन का पैकेट, चिप्स का पैकेट उठाकर थाने पर लाकर रख दिया था, उसने बहुत अच्छा काम किया था। हो सकता है वो सिपाही हो सकता है कोई सीनियर अफसर हो। इसलिए अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको हम बता दें कि आप अपने अगल बगल की किसी घटना में, किस्सा कोई परिवार के लोगों के लिए अगर कोई घटना होती, ईश्वर न करे कभी कोई आपके आस पड़ोस में इस तरह की या ऐसी या किसी भी तरह की आपराधिक घटना हो, लेकिन अगर कभी होती है, आप वहां जाते हैं, तो सिर्फ तमाशबीन न बने, आप भी थोड़ा निगाह दौड़ा लें। कोई छोटी सी छोटी चीज अगर आपको एग्जैक्टली वहां से 150 कदम दूरी दिखाई पड़ती है, उसे पुलिस को इंगित कर दें। और पुलिस के जाने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, माचिस की डिब्बी, माचिस की तीली, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े, किस तरह की कोई चीज़, कोई खाली पॉलीथीन, हो सकता है कोई सामान लेके गया हो, पॉलीथीन फेंक गया हो, कोई चीज़ मिले तो आप अपने मोबाइल पर उसकी फ़ोटो ज़रूर ले लें और संबंधित पुलिस अधिकारी को या पुलिस स्टेशन को उनके मोबाइल पर भेज दें। शायद वो छोटी सी वस्तु जिस पर पुलिस की भी निगाह नहीं गई और आपने उसे देख लिया है, हो सकता है वो अपराधी का सही रास्ता बता दे और पुलिस अपराधी तक पहुंच जाए। इसलिए सिर्फ तमाशबीन न बने, आंखें खोले रहें, अगल बगल देखते रहें। हो सकता है कोई ऐसी छोटी चीज़ आपके हाथ लग जाए और कौन सी, और हो सकता है आपके हाथ लगी हुई वो चीज़ अपराधी तक पहुंचने का रास्ता बता दे। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।